वेलकम दोस्तों, स्वागत है। तो इस इंग्लिश मीडियम की क्लास में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रोमन एम्पायर, है ना। ये मेडिवल वर्ल्ड है, ये इंडियन हिस्ट्री नहीं है। आप गलत फहमी में मत रहना दोस्त इस चीज़ की कि हमने ऑनर्स में जो कोड लिए इसमें सिर्फ हमें इंडियन हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, नहीं। जैसे ही यहाँ पर लिखा गया है मेडिवल वर्ल्ड, तो इट मीन्स ये हो गई आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। विश्व इतिहास हो गया, और विश्व इतिहास में दो तीन ही कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। एक तो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सभ्यता, और आपका रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर ही आज की क्लास का हमारी मेन थीम है, जिससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन आपको आज कराने वाला हूँ। साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदी ऑनर्स की एक पूरी सीरीज जो मैंने कंप्लीट कर दी है दोस्त। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारा हिंदी ऑनर्स का है, आपका कोई दोस्त वगैरह हो जिसके पास हिंदी ऑनर्स हो, तो उसकी एक फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है हिंदी ऑनर्स के नाम से। वहां पर आपको एक पूरी सीरीज हिंदी ऑनर्स की मिल जाएगी दोस्त। चलिए अब करते हैं कहानी को स्टार्ट बिना देर किए। ध्यान से देखिए, आज जो हम करने वाले हैं वो है रोमन रिपब्लिक के बारे में, कि कैसे रोमन साम्राज्य रिपब्लिक बना। इसके अलावा स्लेवरी सिस्टम, रोमन साम्राज्य में स्लेवरी सिस्टम, वहां की इकोनॉमी, वहां की असेंबलीज और रोमन साम्राज्य की आर्ट। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। इट मीन सारे ही टॉपिक्स आपके रोमन एम्पायर से रिलेटेड हैं, और यही मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास की जो हमारी थीम है वो क्या है। आप कहेंगे सर वो है रोमन एम्पायर। इसके सारे क्वेश्चन मैंने गेस्ट पेपर में डलवा दिए हैं दोस्त, ठीक है। सारे क्वेश्चन गेस्ट पेपर में डलवा दिए हैं, ये पेड फॉर्म में आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हम आपको एक गेस्ट पेपर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन क्या कर दिए, डलवा दिए। वहीं से पेपर आपका छपना है इस बार। तो सैलाइंट फीचर्स भी मैं आपको बताऊंगा, रोमन असेंबलीज के बारे में बताऊंगा, जिन्हें कोमेटिया कहा जाता है, रोमन आर्ट। ये सभी आज के हमारे टॉपिक है। चलिए एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे रोमन रिपब्लिक के बारे में, फिर आपका स्लेवरी सिस्टम कराऊंगा, फिर मैं आपको इकोनॉमी कराऊंगा, फिर वहां का कराऊंगा मैं आपको असेंबलीज के बारे में, और लास्ट में आपको रोमन आर्ट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। हिंदी मीडियम क्लास में शायद करा चुका हूं इस सब्जेक्ट की। तो अब बात करेंगे इंग्लिश मीडियम की। रोमन एम्पायर की बात करते हैं। तो देखिए रोमन एम्पायर जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो मोनार्की वाला सिस्टम, एक रिपब्लिक वाला सिस्टम। मोनार्की तो आप समझते ही हैं दोस्त, एक तरीके से आप कह सकते हैं राजतंत्र जिसे आप कहते हैं। राजा का शासन तो वहां होता ही था, लेकिन 509 बीसी के आसपास, यानी कि आज से लगभग आप कह सकते हैं 2500 साल पहले, 205 ईयर्स एगो, है ना, 2500 ईयर्स एगो, सॉरी, ठीक है। तो कब, जब लास्ट किंग जो थे यहाँ के एट्रुस्किन, है ना, एट्रुस्किन किंग, जिसका नाम था क्या, टर्किनियस सपर्वस, ये किंग का नाम है दोस्त, ठीक है। चलिए इन किंग की आप कह सकते हैं गद्दी छीनने के तुरंत बाद जो रोमन साम्राज्य है वो क्या बन गया, जैसे ही ये किंग अपनी गद्दी से अपदस्थ हुए, आप कह सकते हैं हटे, तुरंत ही वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या हो गई, नियुक्त हो गई। और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है कि वहां पर जो कोई भी शासन चलाएगा उसमें जनता का भागीदारी होगी, जनता जिसको चुनेगी वही वहां का क्या बनेगा, शासक बनेगा, ठीक है। तो इट मींस यहां पर पावर्स को क्या कर दिया गया, ढेर सारी पॉलिटिकल बॉडीज, ढेर सारे ऑफिशियल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। द रिपब्लिक लास्टेड अंटिल 27 बीसी। तो कब से कब तक रोमन साम्राज्य रिपब्लिक रहा, 27 बीसी तक रहा, जब तक कि ऑगस्टस ने आकर क्या नहीं किया, दोबारा मोनार्की लागू नहीं की। ये आप पढ़ चुके हैं कि जब ऑगस्टस, जिसका नाम ऑक्टेवियन था, वो फर्स्ट एम्परर दोबारा बन नहीं गया रोमन एम्पायर का। तो आपने यदि थोड़ा सा बुक के अंदर पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि रिपब्लिक समाप्त करने वाला जो किंग था उसका नाम था ऑगस्टस, और ऑगस्टस को ऑक्टेवियन भी कहा जाता है। इसी ने ही 27 बीसी के आसपास रोमन रिपब्लिक का अंत किया और दोबारा मोनार्की सिस्टम लागू किया, यानी दोबारा ये राजा बन बैठा, दोबारा एक शासक बन बैठा, और इसने रोमन साम्राज्य को फैलाने के लिए एक आप कह सकते हैं शुरुआत की, है ना, एक एम्पायर खड़ा करने की शुरुआत इसी ने की। तो की फीचर्स क्या रोमन रिपब्लिक के, जब रोमन रिपब्लिक हुआ करता था, जब रोमन साम्राज्य रिपब्लिक हुआ करता था, तो वहां पर मिक्स्ड गवर्नमेंट थी। अब मिक्स्ड गवर्नमेंट का मतलब क्या है, वहां पर मोनार्की में कौन सी संस्था, कंसल्स। कंसल्स जो थी आपकी एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुछ लोग कैसे होते थे, वंशानुगत होते थे, हेरिडेटिकली, जनता इन्हें नहीं चुनती है, ये कुलीन वर्ग है। ये अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी, ये जो कंसल्स है, कुलीन वर्ग है, ये ऑटोमेटिकली बन जाते थे। अरिस्टोक्रेसी, जिसमें सेनेट है, कुलीन वर्गों से बनी हुई, और डेमोक्रेसी, ये कहां पर मिलती है, ये सिर्फ आपको असेंबलीज में मिलती है। यहां पर असेंबलीज को क्या कहा जाता है दोस्त, यहां पर असेंबलीज को कहा जाता है कोमेटिया। क्या कहा जाता है, कोमेटिया, ठीक है। तो
तीन व्यवस्थाओं का मिला जुला रूप, एक कॉन्सल्स, कॉन्सल्स के साथ सेनेट और सेनेट के साथ डेमोक्रेसी, ये सारी गवर्नमेंट एक साथ मिलकर रोमन रिपब्लिक में काम करती थी। इन्हें मिक्स्ड गवर्नमेंट कहा जाता था। जैसे तीनों को मैं आपको बताता हूं, ये तीन हिस्से थे, पहला सीनेट, दूसरा कंसल्स और तीसरा था असेंबली। याद रखिए इन दोनों के अंदर, ये ऊपर के जो दो हैं इनके अंदर जनता का कोई रोल नहीं है। अ पावरफुल एडवाइजरी बॉडी डोमिनेटेड बाय अरिस्टोक्रेट्स, मतलब पेट्रीशियंस। पेट्रीशियंस समझते हो? पेट्रीशियंस का मतलब वही है यहां पर वंशानुगत प्रणाली, मोनार्की वाला सिस्टम। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके क्या, सीनेट हो गया, मोनार्की या फिर आप कह सकते हैं कुलीन वर्ग, जो अमीर वर्ग होता था रोम का, उससे मिलकर बनता था सेनेट यानी कि संसद। फिर आता है कंसल्स, टू ऑफिशियल्स इलेक्टेड एनुअली टू लीड द गवर्नमेंट एंड मिलिट्री। तो यहां पर कंसल्स में क्या होता था, दो बड़े अधिकारियों को चुना जाता था जो मिलिट्री को रूल करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करते थे। इन्हें क्या कहा जाता था, कंसल्स कहा जाता था। और ये राजतंत्र से बने होते थे, मोनार्की सिस्टम से बने होते थे, इसमें भी जनता का कोई रोल नहीं था। फिर आप कहेंगे सर रिपब्लिक कहां बात का हुआ? रिपब्लिक हुआ इस असेंबलीज के कारण। ये जो असेंबलीज थी ये जनता द्वारा बनाई जाती थी और जनता के लिए डिसीजन लेती थी। तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी स्ट्रक्चर था, यहां पर मिक्स्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। क्लियर दोस्त? चलिए, इसके अलावा एक्सपेंशन क्या था, इन्होंने वार कर करके, युद्ध कर करके रोमन एम्पायर को क्या किया, फैलाया था। इसके अलावा डिक्लाइन फिर इसका क्यों हुआ भाई? पहला रीजन था इंटरनल कन्फ्लिक्ट, जैसे कि ये जो पेट्रीशियंस है, पेट्रीशियंस कौन? आपके सीनेट के, जो सीनेट के सदस्य हैं, और आपके ये प्लिबनियंस हैं। अभी प्लिबनियंस कौन थे? आपके ये असेंबलीज के सदस्य, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था। मतलब जनता द्वारा चुने गए नेता और सीनेट के अभिजात वर्ग, क्योंकि वो सब अपनी भलाई के लिए काम करते थे। अमीर जो वर्ग थे जो सीनेट में बैठे होते थे वो अपनी भलाई के लिए काम करते थे, और दूसरी तरफ आते हैं असेंबलीज के आम नागरिक, जिनको लगता था कि उनके लिए तो कोई पॉलिसी बनाई ही नहीं जा रही, उन्हें बहुत कम डिसीजन लेने का अधिकार है। इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के कारण धीरे धीरे क्या हुआ, रोमन रिपब्लिक का अंत हुआ, और रोमन रिपब्लिक ऑगस्टस के आने के बाद पूरी तरीके से एक मोनार्क बन गया। क्लियर? चलिए, तो धीरे धीरे समझ में आएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री एकदम से नहीं आएगी। अब यदि बात करें रोमन सोसाइटी के अंदर स्लेवरी सिस्टम की, तो स्लेवरी सिस्टम में आपको याद रखना है कि चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे घर में काम करना हो, इन सभी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कौन देखने के लिए मिलेंगे, मजदूर के तौर पर स्लेव यानी कि दास देखने के लिए मिलेंगे। मतलब यहां पर स्लेव लेबर फॉर फार्मिंग, खेती करने के लिए जो किसान है वो किसान नहीं है, वो वास्तव में कौन है, दास ही है दोस्त। इसके अलावा घर में ढेर सारे काम होते हैं, कुकिंग है, क्लीनिंग है, पर्सनल असिस्टेंस है ना, कोई पर्सनल आप नौकर रख रहे हैं तो वो भी क्या है, कहीं ना कहीं मजदूर ही है। इसके अलावा कुछ स्किल प्रोफेशंस भी होते थे, ऐसा नहीं है सारे निम्न दर्जे काम ही यहां पर स्लेव करते थे, नहीं, कुछ काम ऐसे जैसे टीचर है ना, हमारा सवाल ये भी था, डॉक्टर है, अर्स्टियंस है, और इसके अलावा स्क्रिप्ट्स है। ये सभी प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं, है ना, सभी प्रकार के वोकेशंस जो है कौन करते थे, दास करते थे। स्लेव्स फेस्ड हार्श कंडीशन, कई बार इन्हें माइंस में काम करना पड़ता था जो कि बहुत कठिन होता है, तो वो भी इन्हें फेस करना पड़ता था। इसके अलावा कई बार इनका इस्तेमाल एंटरटेनमेंट में भी किया जाता था, पब्लिक एंटरटेनमेंट में। हालांकि दास बनते कैसे थे, ये एक बड़ा सवाल है। नेचर क्या था, कुछ तो ऐसा था वार कैपिटिव्स, मतलब ये युद्ध के बंदी। भाई कहीं मान लीजिए रोमन एम्पायर ने कहीं पे हमला किया और वहां पर काफी हजारों की संख्या में लोगों को क्या कर लिया, बंदी बना लिया, तो ये लोग क्या होंगे, ये रोमन एम्पायर में दास की तरह क्या करेंगे, काम करेंगे। तो जिन लोगों को युद्ध में जीता जाता था उन्हें क्या बना लिया जाता था, दास बना लिया जाता था। डेप्ट स्लेवरी, सम रोमन्स बिकम, आप कह सकते हैं स्लेव ड्यू टू अनपेड डेप्ट्स। अनपेड डेप्ट्स का क्या मतलब है, अनपेड डेप्ट्स का मतलब सिर्फ इतना है कि मान लीजिए किसी से उधार लिया आपने और ऐसी कंडीशन में आप चुका नहीं पाए, तो जिससे आपने उधार लिया है, जिसके आप ऋणी हैं, आप उसके क्या बन जाएंगे, स्लेव बन जाएंगे। बॉर्न इनटू स्लेवरी, बॉर्न इनटू स्लेवरी का क्या मतलब है दोस्त, चिल्ड्रन ऑफ स्लेव्स ऑटोमेटिकली बिकम स्लेव्स। अब देखो जैसे हेरिडिटिकली सीनेट के अंदर क्या होता था, आप देखेंगे भाई अमीर का बेटा तुरंत गद्दी ले लेता था, ठीक है, ऐसे ही स्लेवरी सिस्टम में भी था कि दास का बेटा दास ही बनेगा। इसके अलावा फ्रीडम की बात करें तो कुछ दास ऐसे थे जिनको उनके मालिक क्या करते थे, कई बार स्वतंत्रता भी दे देते थे। अब मान लीजिए किसी दास ने किसी मालिक की पूरी जिंदगी सेवा की, अब मालिक मर रहा है, तो मरते मरते वो चाहता है कि दास बाकी की जिंदगी अपनी स्वतंत्र जिए, तो उसको लिबरल कर सकते थे, किसी किसी रेयर चांस में ऐसा देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वहां की इकोनॉमी। वहां की इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी वहां पर आपको देखने के लिए दोस्त मिलेगी। मतलब वहां पर ज्यादातर काम खेती का ही होता था, और खेती करते कौन थे, दास करते थे, आम लोग नहीं। तो रोमन एम्पायर जो है वो अग्रेरियन था। अग्रेरियन का क्या मतलब होता है, खेती करने वाला। और मुख्य जो ग्रेन्स उगाए जाते थे वो ग्रेन है, ओलिव्स हैं और वाइन्स हैं। जैतून हो गया, शराब होगी, ठीक है भाई।
इसके अलावा स्लेव बेस्ड इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी, पूरा प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ स्लेव पर टिका हुआ था, दासों पर। चाहे खेती करेंगे तो दास करेंगे, माइनिंग होगी तो दास करेंगे। ठीक है दोस्त। इसके अलावा ट्रेड और कॉमर्स, यहां पर व्यापार भी होता था, स्पेशली शराब का, ओलिव ऑयल, जैतून के तेल का, पोट्री, मिट्टी के बर्तनों का, और टेक्सटाइल्स यानी कि आप कह सकते हैं कपड़ों का। ठीक, जैसे ग्रीस है, इजिप्ट है, कार्थेज है, इंडिया है, इंडिया के साथ भी व्यापार आपको देखने के लिए मिलेगा रोम का। इंपोर्टेड गुड्स लाइक मसालों का इंपोर्ट करते थे, सिल्क का इंपोर्ट करते थे, और रोमन वासियों को सबसे ज्यादा शौक था लग्जरी वस्तुओं का। इसलिए एशिया से, मतलब चाइना से, भारत से, साउथ ईस्ट एशिया से, ये किन चीजों का व्यापार करते थे? लग्जरी गुड्स का। क्लियर। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका एक चांदी का सिक्का था जिसका नाम था डेनेरियस। क्या कहा जाता है दोस्तों? डेनेरियस कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं दिनारियस और इंग्लिश में कहते हैं डेनेरियस। चांदी का एक सिक्का था, वो इनका प्रचलन में था। आगे चलें। अब यहां पर वेल कंस्ट्रक्टेड आपको रोमन रोड्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे वाई एप्पिया, वाई फ्लेमिनिया, ये रोड्स के नाम है। ठीक है, अच्छे खासे रोड बिल्डिंग इन्होंने बनाई हुई थी, पब्लिक बिल्डिंग्स थी, है ना। कॉन्केस्ट इन द, आप कह सकते हैं वेल्थ फ्रॉम कॉन्केस्ट, मतलब संपत्ति आती कहां थी, कहां से थी? गोल्ड हो, सिल्वर हो, स्लेव्स हो, सभी युद्ध के दौरान जीते जाते थे। मैंने अभी आपको बताया था, जो वॉर कैपिटिव्स होते थे, मतलब युद्ध के दौरान जीते गए गुलाम होते थे, उन्हीं को दास बनाया जाता था। अर्बनाइजेशन एंड मार्केट इकोनॉमी यहां पर हुआ करती थी, मतलब शहरों में लोग रहते थे, जैसे रोम शहर है, कार्थेज शहर है, ऑस्ट्रिया शहर है, ये सभी इकोनॉमिक हब्स हैं, है ना। यहीं से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑपरेट किया जाता था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे ऊपर यहां पर सेनेट को रखा गया है, और उसके बाद कंसल्स, ये दोनों ही मोनार्क के हिस्से हैं। यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी कहां थी? जहां पर सिटीजन का पार्टिसिपेशन हो। और किस में होता था? वो सिर्फ असेंबली में होता था, और असेंबली को यहां पर क्या कहा जाता था? कोमेटिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोमेटिया। ठीक है दोस्त। यहां पर इलेक्टेड ऑफिशियल्स बैठे होते थे जो बड़े बड़े डिसीजंस लेते थे। इलेक्टेड मतलब चुने गए। कई प्रकार की कमेटियां आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहली है सेंचुरिटा। सेंचुरिटा असेंबली क्या थी भाई? यहां पर मिलिट्री रैंकिंग के बेस पर चुनाव किया जाता था। कौन इलेक्ट करता था, कौन चुनता था इनको? सेंसर्स, प्रिएटर्स और कंसल्स, मतलब वही मोनार्क लीडर्स जो हैं वो सभी इनको मिलकर चुनते थे। डिक्लेयर्ड वार एंड पीस, यही डिक्लेयर करती थी कि कब युद्ध है और कब शांति है। कौन सी कमेटियां? सेंचुरी का। मोर इन्फ्लुएंस गिवन टू वेल्थियर सिटीजन्स, हालांकि यहां पर ज्यादा प्रभाव किसका होता था? जिसके पास पैसा होता था। भाई पैसा बोलता है, आपको पता ही है। कुमेटिया ट्रिब्यूटा, ट्रिब्यूटा के नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी असेंबली है जो ट्राइबल लोगों द्वारा बनाई गई है। ट्राइबल असेंबली ऑर्गेनाइज्ड बाय जियोग्राफिकल ट्राइब्स, बस सीधी सी बात है, ट्राइबल पीपलों ने क्या की थी? इसको बनाया था। ओपन टू बोथ पार्टीशियंस एंड प्लेबियंस, मतलब सिर्फ इतना सही है कि ये हर उस व्यक्ति के लिए खुली थी जो इन दोनों के हिस्से होते हैं। अभी पार्टीशियंस कौन होते हैं? वही आपके सीनेट के सदस्यों के लिए भी ये खुली हुई थी, है ना। हर जगह आप देखेंगे उन्हीं का ही दबदबा है बाय डिफॉल्ट। सीनेट का इतना दबदबा होने के कारण तो डिक्लाइन हुआ था किसका? रोमन एम्पायर का। फिर आता है कंसीलियम प्लेबिस, ये प्लेबियन असेंबली है जो कि प्लेबियंस के लिए खुली थी। इलेक्टेड ट्रिब्यूनियस, अभी ट्रिब्यूनियस और प्लेबियंस का क्या मतलब है दोस्त? प्लेबियंस यानी कि आपके असेंबली के सदस्य, कोमेटिया के सदस्य है, और ट्रिब्यूनियंस यानी कौन सी असेंबली के सदस्य है? जो मैंने अभी पढ़ाई थी, ट्राइबल कम्युनिटी वाली। ठीक है। इसके अलावा डिक्लाइन ऑफ असेंबलीज, असेंबलीज का डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि समय के साथ सीनेट और पावरफुल हो गया। और सीधी सी बात यह है दो, इसके कारण क्या हुआ? हर क्षेत्र में असेंबली चाहे कोई सी भी हो, सीनेट के लोगों ने क्या कर लिया? सब पर अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया। मैंने अभी आपको बताया ही था। ठीक है, आगे चलिए। इसी में ही है रोमन आर्ट। रोमन आर्ट वाज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक, एट्रुस्केन और इजिप्शियन स्टाइल, तीनों स्टाइल से मिलकर रोमन आर्ट बनी हुई थी। खास बात सिर्फ यह है कि यहाँ पर जो स्कल्पचर बनाए जाते थे, जो मूर्तियां बनाई जाती थी, वो रियलिज्म बेस्ड थी, जो जैसा है उसको वैसे ही दिखाना है। जबकि ग्रीक के अंदर आइडलिज्म बनाया जाता था। आइडलिज्म मतलब कुछ काल्पनिक चीजें, जैसी चीजें होनी चाहिए से संबंधित स्कल्पचर ग्रीक में बनाए जाते थे, प्राचीन यूनान में। लेकिन रोमन वासियों ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया? कोई भी स्कल्पचर बना रहे हैं तो रियलिस्टिक डिटेल्स दिखानी है उसमें। रियलिस्टिक डिटेल्स का क्या मतलब है? मान लीजिए किसी लीडर की मूर्ति बनानी है और उस पर हमें कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस देने हैं और ये दिखाना है कि वो बुजुर्ग हैं, तो उसकी झुर्रियां भी उसमें क्या की जाएंगी? स्कल्पचर में बनाई जाएगी। इतने रियलिज्म बेस्ड क्या करते थे, जैसे रिंकल्स दिखाना है, स्कार्स दिखाना है, एजिंग दिखानी है, ये मूर्तियों में दिखाई जाती है। सोचिए कितनी रियलिज्म बेस्ड यहाँ की आर्ट थी। इसके अलावा वेल्दी रोमन हाउसेज वर डेकोरेटेड विद मोसेक फ्लोर्स एंड वॉल फ्रेसोस। अब ये वॉल फ्रेसोस क्या होता है? वॉल फ्रेसोस का मतलब भित्ति चित्र। दीवारों पर क्या मिलेगा आपको? छैनी हथौड़े से जो मूर्तियां उकेर दी जाती हैं वो मिलेंगी, लेकिन ये आपको आम लोगों के घर में नहीं मिलेंगी। वेल्दियर पर्संस, जिसके पास क्या होंगे? मोटा पैसा है, वो इन चीजों क्या कर सकता है? बनवा सकता है। ये भी रोमन आर्ट का हिस्सा है। इसके अलावा यहां पर आपको आर्कीज, डोम्स और एम्फी थिएटर्स, है ना, एम्फी थिएटर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है।
इसके अलावा यूज ऑफ कंक्रीट अलाउड ग्रांड स्ट्रक्चर्स लाइक कोलोजियम और आपका पैंथियन। ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हैं वहां की रोमन साम्राज्य की जो आर्किटेक्चर और पब्लिक आर्ट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा यहाँ पर पोर्ट्रेचर भी की जाती थी, कोइंस पर डिजाइन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा भी ढेर सारी चीजें जैसे टेम्पल्स एंड मोन्यूमेंट्स ये भी वहां पर बनाए गए थे। ये सभी चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्ट इन रोमन एम्पायर। बिल्कुल डिटेल में हम आपको इसको पढ़ाएंगे दोस्त बैच के अंदर। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे ऐसी क्लास के साथ।